नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर नाराम। आज का अपना विषय है पशुपालन। पशुपालन के क्या फायदे हैं? पशुपालन भारतीय अर्थव्यवस्था में क्यों जरूरी है? भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि आधारित अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और इसमें पशुपालन का क्या योगदान है और पशुपालन किसानों के लिए किस तरह से बहुत ही उपयोगी साबित हो रहा है और किस तरह से पशुपालन करना चाहिए और उस तरह से करें ताकि इन्वेस्टमेंट कम हो और उसका उत्पादन ज्यादा से ज्यादा हो। बहुत सारे नुस्खे हैं, वो उसके बारे में विचार करेंगे, आज बात करेंगे उसके बारे में। सबसे पहले भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, वो कृषि बेस्ड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि जो भारत के जो गांव है जहाँ पर पॉपुलेशन है उसकी जो 90% है वो सब खेती करते हैं और उसमें से सबसे सरप्राइजिंग और हैरान करने वाली बात यह है कि जो भारत के जितने भी किसान हैं उसमें से 86% किसान ऐसे हैं, 86% ऐसे किसान हैं जिनके पास 2 एकड़ या 2 एकड़ से कम जमीन है, उसको बोलते हैं सीमांत किसान। अब उनके पास जमीन कम है तो उनके पास कुछ दूसरी अर्थव्यवस्था, कुछ दूसरा जीने का तरीका होना चाहिए, जीवन जीने का। तो उसमें आता है पशुपालन। पशुपालन क्यों आता है? इसके भी कई कारण है। एक तो यह है कि इनको जैसे बकरी है, भेड़ है, ये सबसे कॉमन है अपने राजस्थान में। बाकी कहीं कहीं किसी दूसरे तरीकों में पोल्ट्रीज है जहाँ पक्षियों को पालते हैं और उनको बेचते हैं, उनके अंडे या उनका जो मांस है वो बेचते हैं। लेकिन अपने राजस्थान में भेड़ बकरी है। और ऐसा क्यों है? भेड़ बकरी को पालना थोड़ा इजी हो जाता है, आसान हो जाता है, क्योंकि अपने राजस्थान में जो अधिकतर जो गांव है वहां पर बारिश के टाइम ही हम खेती करते हैं। तो 2 या 3 महीने तक उनको बांधना पड़ता है, उसके बाद वो पूरे खेत में कहीं भी खुले में चर के अपना गुजारा कर सकते हैं। दूसरी बात, उनका ध्यान बहुत से कम रखना पड़ता है, कोई इतना कुछ ध्यान नहीं रखना है कि क्या खिलाना है, क्या उनकी ग्रोथ हुई नहीं, वृद्धि हुई कि नहीं हुई। तीसरा यह है कि उनमें रोग नहीं होता, रोग बहुत ही कम होता है भेड़ और बकरियों में। तो वो एक किसानों के लिए इजी हो जाता है। और इसके फायदे क्या है? फायदे ये है कि कभी भी सपोज करो पैसों की जरूरत पड़ी किसी किसान को, जिसके पास आज 2 लाख रुपए की जरूरत है या 50,000 की है, अगर 10,000 की जरूरत है तो भी वो 2 या 3 अपनी बकरी या भेड़ है उसको बेच के अपना गुजारा कर सकता है। दूसरा, जो उनकी जो खाद होती है, उस खाद से जो खेती होती है, ऑर्गेनिक खेती बोलते हैं जिसको, वो बहुत ही बड़ी शानदार होती है। इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता। तो अपनी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है अपनी ह्यूमन की, जो हम उसकी जो फसल खाते हैं, वो बहुत ही बड़ी अच्छी होती है। तीसरा, पशुपालन से दूध उत्पादन होता है जिससे अपना उनका घर चलता है। कई कई लोग बकरी के दूध को बेचते भी है। बकरी का दूध एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसमें उसके कच्चे दूध पीने से प्लेटलेट्स बढ़ती है, जो डेंगू के में डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि बकरी के कच्चे दूध को पिया करो। अब बात आती है गाय और भैंस की। सभी के घर में 1 या 2, कभी कहीं कहीं ज्यादा गाय हैं, किसी के घर में भैंस है, तो उसे वो मोस्टली दूध उत्पादन के लिए रखते हैं। बड़ा परिवार है तो उसके लिए दूध अपने मारवाड़ी मिक्टर में धीणो उसके लिए रखते हैं जिससे अच्छा दूध उत्पन्न हो जाए। उसके साथ साथ भैंसों की बिक्री भी करते हैं और बेचते भी है, तो उनसे अच्छी कमाई भी होती है। अब इसको बड़े स्तर पर कैसे कर सकते हैं? बड़े स्तर पर करने का मतलब ये होता है जिसको डेयरी बोलते हैं, जहाँ 5 से लेकर के 50 या 100 तक गायें रखते हैं या भैंस रखते हैं, उनको इंटेंसिव फार्मिंग बोलते हैं। वहां पर उनको उसी जगह पर खाने का या पानी पिलाने की व्यवस्था होती है, उसकी जो दवाई है, वैक्सीनेशन है, उसके साथ साथ उसका जो दूध उत्पादन होता है उस दूध उत्पादन को मार्केट में सेल करते हैं। और ये अब इसके वेटरनरी फील्ड क्या मदद कर सकता है? सबसे पहली फील्ड वेटरनरी कर सकता है वो अच्छी जो ब्रीड होती है, ब्रीड मतलब अच्छी जो गाय होती है, भैंस होती है, जिसको ज्यादा दूध दे सकती है, उन भैंसों के सिलेक्शन में वेटरनरी काम कर सकता है। दूसरी बात, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, कृत्रिम गर्भाधान है, उसमें अच्छे अच्छे बीज दान करके भी अच्छी ब्रीड बनाई जा सकती है। तीसरा है प्रॉपर टीकाकरण। टीकाकरण करने से डेयरी है, पशुपालन है, उनमें रोग कम होगा, तो किसानों के लिए बहुत ईजी बात हो जाएगी, उनको पैसे कम खर्च करने पड़ जाएंगे। चौथी बात यह है कि अच्छी इन्फॉर्मेशन दे, वेटरनरी डॉक्टर्स हो या कोई भी वेटरनरी एक्सटेंशन फील्ड हो, कि कौन सी टाइम ब्रीडिंग करानी चाहिए, क्या खिलाना चाहिए, न्यूट्रिशन क्या हो, और कम समय में ज्यादा उत्पादन कैसे करें। और फिर लास्ट आता है ट्रीटमेंट का। अगर कोई रोग हो जाए तो उसको समय पर दवाई देना, तो वो भी एक वेटरनरी बहुत अच्छे से कर सकता है पशुपालन में। ये हो गया पशुपालन के बारे में। अब पशुपालन को खेती के साथ करते हैं तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। इसमें ऐसा होता है कि अगर पशुपालन भी है जिसमें भेड़ बकरी है, 5-10 गायें हैं, 2-3-4-5 भैंस है और 10-12 एकड़ जमीन है, तो वो पूरे साल की इनकम उसे कर सकता है, जिसको बोलते हैं डिफरेंट अलग अलग सोर्स से उनकी इनकम होता है। तो इसमें ये होता है कि सपोज करो कि
इस साल बारिश अच्छी हो गई, अगर नहीं होती तो वो पशुओं से अपनी पैसे कमा सकता था। और कभी कभी पशु बीमार ज्यादा हो जाए, उससे इनकम कम हो, तो बारिश अच्छी हो जाए तो उससे इनकम हो जाए। इससे क्या होता है कि पूरे साल उसकी अच्छी पैसों की इनकम हो जाती है और उसको कोई भी दिक्कत नहीं होती। इसको बोलते हैं सेल्फ सस्टेन्ड एग्रीकल्चर सिस्टम, जहां पर पशु होते हैं उसके पशुओं की खाद खेत में काम आ जाती है, और जो खेत के जो प्रोडक्ट है वो पशुओं के काम आ जाते हैं। और इन दोनों से जो इनकम होती है वो किसान अपने घर के लिए, अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने अच्छे जीवन जीने के लिए यूज कर सकता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा योगदान है पशुपालन का खेती में। और जैसा कि मैंने कहा कि 86% जो किसान है वो सीमांत है, उनके पास जमीन बहुत कम है, तो उनके लिए पशुपालन बहुत ही अच्छा एक तरीका हो सकता है जीवन जीने का। आपने देखा होगा अपने गांव में कई लोगों ने खेती करके और पशुपालन करके बहुत अच्छे पैसे कमाए हैं। उनके बच्चों को अच्छी अच्छी ट्रेनिंग दी है, बिजनेस में भेज दिए। उनके आज पता नहीं, वो लोग बोलते हैं कि उनके जो दादाजी थे, उनके जो पापा थे, उन्होंने ऐसे ऐसे भेड़े बकरी पाल के आज इतने अच्छे पैसे कमा के उनको अच्छे अच्छे नौकरियों में भेज दिए है। तो सबका ऐसा ही सिस्टम है, हमारे घर में हो या किसी और के घर में हो। अपने राजस्थान के जो, और राजस्थान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत में ऐसा ही है, महाराष्ट्र में हो या गुजरात में हो, सब जगह, यूपी बिहार हर जगह यही है। और हरियाणा पंजाब में वहां तो खैर डेयरी का सिस्टम है ही। तो ये एक सिस्टम है जहां पर पशुपालन के द्वारा किसान है वो अपनी अच्छी इनकम कर सकते हैं, समृद्ध बन सकते हैं, जिसको बोलते हैं एग्रीकल्चर सिस्टम से अपने आप को डेवलप करना। इसमें एक खास बात यह है कि अगर किसानों को समय पर उसकी जानकारी मिल जाए कि किस तरह से पशुपालन करना है, खेती कब करनी है, किस समय क्या बीज बोना है, मार्केट में भाव किसके अच्छे चल रहे हैं, मंडी किसकी अच्छी है, और इसके साथ साथ पशुओं की बिक्री अच्छी हो जाए, अच्छे टाइम पे अच्छे पैसे मिल जाए उनको, तो न्यूट्रिशन भी मिलता रहेगा पशुपालन से, उनको अच्छे पैसे भी मिलते रहेंगे और खेती अच्छी हो ही रही है। तो इस सब मिला के एक अच्छा सिस्टम बन सकता है जिससे अपने भारत के जो किसान है उनका फायदा हो और वो अपनी जो गरीबी है उस गरीबी रेखा से ऊपर आए। 2 रुपए की इनकम होगी तो अच्छा घर चलेगा, उनके बच्चे पढ़ेंगे। तो हम जो गरीब सिस्टम है, गरीब पॉपुलेशन 22% से ज्यादा है, तो वो कम हो जाएगी। एक बात आपने देखी होगी कि अभी जो कोविड-19 था तो सबसे जो मृत्यु दर थी वो गांव में सबसे कम थी। इसका कारण क्या था? इसका लोगों को कारण पता नहीं था। कारण ये था कि लोग हेल्दी डाइट खा रहे थे, वो अपने ही पशुओं का दूध दही घी खा रहे थे, अपने खेत की बाजरा या गेहूं या चावल खा रहे थे, और मस्त ठंडी हवा जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी थी वो ले रहे थे। और खेत में काम करते हैं, पूरे दिन काम करते हैं, उनकी एक्सरसाइज होती है। इसकी वजह से जो फिजिकल फिटनेस है उसके साथ साथ जो मेंटल स्टेमिना है, मतलब ऐसा है कि वो लोग हार नहीं मानते। अगर सपोज करो उनके पास कोई आपदा आ गई तो वो ये कहेंगे कि चलो कुछ नहीं, आज का वक्त खराब है, कल अच्छा आएगा। एक साल बारिश नहीं हुई या एक बार बारिश 5-6 बार हुई, 5-6 बार खेत जोतेंगे। उनको पता है कि कुछ नहीं होगा, लेकिन वो जोतते हैं, उनको पता है क्या पता हो जाए, तो उसको बोलते हैं आशा। और एक हमारे सर है, रावताराम जी सर है, वो कहते हैं कि आशा अमर धन है। कभी भी जिंदगी में आशा नहीं छोड़नी है, आशा को पकड़े रखना है। और उसी आशा के प्रतीक है किसान लोग। किसानों की वजह से ही आज की जो अपनी इकोनॉमी है वो चल रही है। और लॉकडाउन में भी सबसे ज्यादा जो इकोनॉमी ग्रोथ रेट थी वो एग्रीकल्चर थी, कृषि थी, जो 3.6 थी, और बाकी सबकी माइनस थी और सिर्फ कृषि की पॉजिटिव थी। तो वो सिर्फ किसानों की वजह से ही हुआ। और कृषि एक तरह का प्रकार से शॉक को झेलती है। सपोज करो कि इकोनॉमी अच्छी नहीं चल रही है, लेकिन खेती तो है, खेती है तो लोगों के पास खाने के लिए कम से कम अनाज तो है, तो उससे वो जिंदा रह सकते हैं। उनके पास एक जीने का एक तरीका है। उसी वजह से जितने भी माइग्रेंट लेबर थे, मुंबई हो या पुणे, हैदराबाद, कहीं से भी गुजरात से गए अपने गांव, बिहार, यूपी, राजस्थान, तो वो अपनी खेतों में लग गए। उसकी वजह से उनको वो इतनी दुख दर्द नहीं हुआ, अगर हो सकता था अगर उनकी फसल अच्छी नहीं होती थी। तो यही फायदे हैं पशुपालन के और कृषि के। और इसके साथ अगर हम अच्छे से मार्केट सिस्टम को जोड़ दें और मार्केटिंग करें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की और पशुपालन की, जिसमें किसान अपनी भाव तय करे, कोई भी फल है, फ्रूट है और अपने धान है, तो उनके लिए एक अच्छी साबित हो सकता है। जैसे किसान है महाराष्ट्र में, वो प्याज बोता है, उसमें किलो के 4 से 5 रुपए आती है, मतलब खर्चा आता है, और वो 1 किलो रुपए में बेचता है, तो क्या कमाएगा वो? तो वो एक ध्यान रखने योग्य बात है। सरकार भी इस बात को समझे और हम कॉमन पीपल भी समझे कि जो बिजनेसमैन लोग हैं, जिसको माफिया बोलते हैं, उनसे दूर रहे, किसानों से सीधे सामान खरीदे, उनकी भागीदारी को बढ़ाए, उनकी बातों को समझे, उनको समय पे उनकी बातों का प्रॉब्लम है उनका निस्तारण करें, तो एक अच्छा भारत बन सकता है। और हम सब का काम है समाज को सर्व करना, समाज के लिए काम करना। अब लाइफ का किसी का कुछ भरोसा नहीं है, अगर आज अच्छा करेंगे तो समाज हमको याद रखेगा। समाज, मैं छोटे से कोई 5-10 लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। समाज का मतलब जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उस इंसानियत को बरकरार रखना है।
कोई भी जरूरतमंद है उनकी मदद करनी है। और मदद तभी होगी जब अपना जो किसान और पशुपालन वर्ग है वो समृद्ध होगा, और वो समृद्ध होगा तो पूरा भारत के जो गांव है वो गांव का विकास होगा, और जब गांवों का विकास होगा तो भारत का विकास होना ही है। एक बार गांधी जी ने कहा था कि अपना जो भारत है वो गाँव में रहता है, और उन्होंने उसका नाम दिया था सर्वग्राम परियोजना, नाम मतलब कुछ ऐसा प्रोग्राम था। वहां पर राम राज्य की बात की थी कि गांव के जो लोग हैं वो अपने आप सस्टेन बन जाए, आत्मनिर्भर बन जाए, और गांव के प्रोडक्ट गांव में ही बने उनकी बेचे, तो वो सब लोग एक दूसरे की मदद हो सकती है। तो वो एक अच्छी बात थी, और आज भी हम लोग कर सकते हैं। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर नारायण वेट्स को सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर करिए, और ऐसे बातें आगे आगे लेते आएंगे रहेंगे। और आपको कोई भी जरूरत है तो उसकी कमेंट में बताएं क्या और किस विषय पे वीडियो बना सकते हैं, और कोई सुझाव की जरूरत हो किसी कंटेंट पे सुधारने की तो वो भी जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग आपस में ही सीख सकते हैं। गलतियां इंसान से होती है, मेरे से भी होती रहती है, तो बताते रहना। आज का यही वीडियो था। मैं हूं आपका डॉक्टर नारायण। धन्यवाद।